डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेज हुई जंग, इजरायल में हमलों के बाद ईरान ने 5 देशों में अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें। मध्य पूर्व में 7 अमेरिकी सैन्य अड्डे भी निशाने पर। इजरायल ने कहा सत्ता परिवर्तन तक ऑपरेशन रहेगा जारी। अजमेर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले देश को बदनाम करना पुरानी आदत। एआई समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से उदय भानुचिप को राहत। भानुचिप को मिली जमानत। 50,000 के मुचलके पर मिली जमानत। पासपोर्ट जमा कराने का अदालत ने दिया आदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य पूर्व से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है और कई देशों ने अपने एयरबेस अलर्ट पर रख दिए हैं। बताया जा रहा है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। मिसाइल दागी गई है। राजधानी मनामा में धमाकों की आवाज सुनाई गई है। वहीं कतर की राजधानी दोहा में भी विस्फोटों की खबर है और वहां स्थित एयरबेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरबेस और कुवैत में मौजूद अमेरिकी आर्मी बेस पर भी हमले की सूचना है। ईरान ने इसे इजरायल के बाद अमेरिकी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया है, जिससे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अगर इजरायल को भी इस तनाव में शामिल माना जाए तो हालिया घटनाक्रम ने कई देशों को सीधे टकराव की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। फिलहाल नुकसान और हताहतों को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, लेकिन मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई। हाल ही में दिए गए संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। एक टिप्पणी में दावा किया गया कि ट्रंप का भाषण लगभग शब्दशः उसी बयान से मेल खाता है जो पहले पायर्स मॉर्गन के साथ इंटरव्यू में दिया गया था। बयान में कहा गया कि प्रो अमेरिका होना अमेरिका के दुश्मनों की रक्षा करना नहीं हो सकता। इसे अमेरिकी जनता की सामान्य समझ बताया गया और आरोप लगाया गया कि दोनों छोर के चरमपंथी समूह ने नैरेटिव को उलटने की कोशिश की। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि अब यह झूठ खत्म हो चुका है और जनता सच्चाई को समझ चुकी है। साथ ही ईरान में स्वतंत्रता के करीब होने और मध्य पूर्व में उदार लोकतंत्र के विस्तार का दावा भी किया गया। बयान में कहा गया कि इससे अमेरिका और पश्चिमी फिर से सुरक्षित होंगे। हालांकि इन दावों पर राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात पर नजर रखी जा रही है। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very, very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव तेज होता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी मंत्री की ओर से दावा किया गया है कि 330 अफगानी लड़ाके मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर अफगान पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जेट गिराया गया और उसका पायलट जिंदा पकड़ा गया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। अफगानिस्तान के तालिबान रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। साझा किए गए कथित वीडियो में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। हालांकि इन वीडियोज और दावों की सत्यता की पुष्टि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई है।
इससे पहले पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में 29 स्थानों पर व्यापक हवाई बमबारी किए जाने की खबर सामने आई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने 297 अफगानी लड़ाकों को मार गिराने और 89 चेकपोस्ट तबाह करने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले और HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। आयोजित सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देश और सेनाओं को बदनाम करने की पुरानी आदत है और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की छवि खराब करने की कोशिश करती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रयासों के बीच ऐसी राजनीति उचित नहीं है। हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में लंबे समय तक लाल आतंक का साथ देने वाले आत्मसमर्पित नक्सली जो पुनर्वास केंद्र में रह रहे हैं, आज सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे। कभी लाल आतंक से जुड़े पुनर्वासित लोग आज जब सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे तो उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। सदन में कार्यवाही देखने के बाद उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ कई मंत्रियों ने भी मुलाकात कर संवाद भी किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज पुनर्वासित लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की पुनर्वास नीति का ही असर है कि अब नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पुनर्वासित लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं, वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा कि आज जब वो सदन में कार्यवाही देखने पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी साफ ज्यादा देखी जा सकती। पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोग जो सदन की कार्यवाही देखने आए, उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सदन में आ पाएंगे। वो सदन की कार्यवाही देखकर काफी खुश हुए हैं। आत्मसमर्पित कोई नहीं है, ये ससम्मान पुनर्वासित हैं। इन्होंने पुनर्वास किया है, मुख्य मार्ग को चुना है, भारत के संविधान को चुना है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुना है। चुन करके अब साथ हैं और इसलिए जो आपने शब्द कहा वैसा कोई नहीं है, ये पुनर्वासित लोग हैं सारे। बहुत ऐतिहासिक दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने के लिए आज सब हमारे साथ यहाँ एक साथ रायपुर में विधानसभा देखने आए हैं और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब माओवादी संगठनों से जुड़ करके भारत के संविधान को न मानने का विषय था, बाद में पुनर्वास करते हुए भारत के संविधान को मानते हुए, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मानते हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ने की जो कवायद थी, मैं सोचता हूँ कि आज से वो और फलीभूत होगी और आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 मार्च से 13 मार्च तक के लिए आहूत किया गया है। इस साल का बजट बेहद खास रहेगा क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी वर्ष में इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं सहित आमजन के लिए विशेष फोकस गया है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी बजट सत्र को लेकर कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र जन भावनाओं के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पहली बार ऐसा होगा जब राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन यानी कि 9 मार्च
2026-27 का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और उनके दूसरे या तीसरे दिन सदन के पटल पर बजट रखा जाता है, लेकिन इस बार राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही शाम को सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। सत्र को लेकर के मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से विस्तृत वार्ता की गई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के जो निश्चित रूप से बजट सत्र जो कि पहली बार इस बार गैरसैंण में बजट सत्र का लाया जा रहा है और ये जन भावना का सम्मान भी है और जन भावना के सम्मान के साथ साथ ये चुनावी वर्ष होने के कारण इस बजट में गरीब, युवा, महिला और किसानों पर को समर्पित ये बजट होगा, जिसमें राज्य के नौजवानों को किस तरह उद्यमी के रूप में, महिलाओं को किस तरह उद्यमी के रूप में स्थापित किया जा सके और किसान को समृद्ध करते हुए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर किस तरह ज्यादा फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक, पर्यटन, ग्रामीण सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। सीएम ने मां नंदा राजजात की तैयारियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण तथा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल लगभग 12,6.83 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां नंदा राजजात मार्गों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास को 3.08 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे चमोली जिले के थराली, कर्णप्रयाग, देवाल और नारायण बगड़ विकास खंडों में पार्किंग स्थलों एवं विश्राम गृहों का निर्माण किया जाएगा। वहीं सीएम ने 15वें वित्त आयोग की संतुतियों के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कुल 89 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की स्वीकृति की। इसमें जिला पंचायतों को 13 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 9 करोड़ तथा ग्राम पंचायतों को 66 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 34 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इनमें धराली में बहुमंजिला पार्किंग, टिहरी गढ़वाल के घनशाली में बस स्टॉप निर्माण, पौड़ी गढ़वाल के यमेश्वर क्षेत्र में सिल्ला काइंड मोटा मार्ग तथा द्वितीय चरण राष्ट्रीय आयुष मिशन की निर्माणाधीन योजनाएं, रामनगर आवासीय परियोजना की पेयजल योजना और नैनीताल क्षेत्र के विद्यालयों की मरम्मत शामिल है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग को लेकर नोटिस जारी किया है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर भूखंड आवंटन रद्द किया जा सकता है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रांची स्थित उनके एक आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग के मामले में नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। नोटिस में कहा गया कि विश्व कप विजेता कप्तान को आवंटित यह भूखंड केवल आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। झारखंड हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने फोन पर आज तक को बताया कि बोर्ड ने यह जमीन कई लोगों को आवासीय उद्देश्य से आवंटित की थी। हालांकि जब यह रिपोर्ट मिली कि जमीन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो धोनी सहित कई अधिकारियों और दर्जनों अन्य लोगों को भी नोटिस जारी कर यह पूछा गया कि आवासीय भूखंड का उपयोग वाणिज्यिक रूप से क्यों किया जा रहा है। वहीं अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि नोटिस का पालन नहीं किया गया तो या संतोषजनक का जवाब नहीं दिया गया तो बोर्ड भूखंड का आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह कार्यवाही निर्धारित नियमों और आवासीय भूमि उपयोग से जुड़े प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले 4 दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने चिव को AI समिट में हुए प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया था। मामले को लेकर अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। अदालत ने उदय भानु चिव को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल भी तेज हो गई और मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।